गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम आशीष है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुजफ्फरपुर बिहार से ही की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IIT ISM धनबाद से किया है। मेरा हॉबी मेडिटेशन है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। अच्छा, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपका ऑप्शन, ये ग्रेजुएशन, और फिर इकोनॉमिक्स क्यों? सर क्योंकि सर जब सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे थे तो मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे GS के लिए, तो उसमें इंटरेस्ट हो गया था और अपना फील्ड ऑफ एजुकेशन को डाइवर्सिफाई भी करना चाहते थे, इसलिए इकोनॉमिक्स लिया मैंने। अच्छा, इकोनॉमिक्स आप पसंद करते हैं, ठीक सर। है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे एक पेन है, जैसे ये वाला पेन है, ये इसका मार्केट में गए ख़रीदने के लिए तो 10 रुपये में मिला, और अगले दिन मैं फिर मार्केट में गया और ये 12 रुपये में मिल रहा है। क्या इस पर इन्फ्लेशन बोलेंगे? सर कैन यू प्लीज रिपीट योर लास्ट लाइन सर? मैं क्या इसको इन्फ्लेशन बोलेंगे हम? यस सर। 10 रुपये का सामान अगर कल 12 रुपये हो जाए तो इन्फ्लेशन है? यस सर। अच्छा, कौन सा इकोनॉमिक मतलब इन्फ्लेशन का जो मेजरिंग रॉड है, किससे इसको आप नापेंगे? जैसे आपके पास कितने मेजरिंग रॉड है इन्फ्लेशन को नापने के लिए? सर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रिटेल होता है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन सर। नहीं, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स हो गया, और सर होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और सर इसमें सर फिर हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन नहीं, ये मेजर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, और कौन सा है सर? फिर एग्रीकल्चर लेबरर के लिए सर नहीं, वो तो उसी में बाइफरकेशंस है ना, वो नहीं कह रहा हूँ। GDP डिफ्लेटर भी है? यस सर, वो रेशियो है सर। हाँ, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये तीनों टेक्निक में से या कोई और अगर टेक्निक आपके पास है तो कौन सा टेक्निक आपने यहाँ पे यूज़ किया है ये बताने के लिए कि इसमें इन्फ्लेशन हो गया है? सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज किया है सर। तो किसी एक कमोडिटी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितने आइटम है? सर अभी सर बताने में मैं फिर भी कितने हैं? एक या एक से ज़्यादा है? सर एक से ज़्यादा है बिल्कुल। तो एक आइटम का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो क्या टेक्निकली उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं? नो सर, वेटेड होता है ये, इसलिए नहीं बोलेंगे सर। तो आप तो बोल रहे थे इन्फ्लेशन है। सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब उसमें तो बहुत सारे आइटम्स है ना। yes, उसमें से बाकी आइटम्स का अगर प्राइस फॉल कर जाता है और इस आइटम का अगर प्राइस बढ़ जाता है और जब नेट रिजल्ट निकालेंगे उसमें अगर प्राइस डिप कर जाता है तब भी आप इन्फ्लेशन बोलेंगे? सर इंडिविजुअली सर, इंडिविजुअली का भी इन्फ्लेशन आपा जाता है? आप बोल रहे थे ना इन्फ्लेशन है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? सर स्टैगफ्लेशन होता है जब रिसेशन भी होता है ऊपर से सर इन्फ्लेशन, दोनों कंबाइन जब हो जाता है तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं सर। स्टैगफ्लेशन कहते हैं रिसेशन एंड रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन भी साथ में, मतलब इकोनॉमी का ग्रोथ भी नहीं हो रहा है और इन्फ्लेशन भी साथ में हो रही है, उसको सर स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अच्छा, इसके साथ रिफ्लेशन का क्या डिफरेंस है? व्हाट इज रिफ्लेशन? सर आई एम अनएबल टू से नाउ सर। नहीं समझ पा रहे? No, अभी याद नहीं आ रहा? अभी सर ये टर्म सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक टर्म हम लोग सुनते हैं स्क्यूफ्लेशन। यस सर। क्या होता है ये? सर स्क्यूफ्लेशन होगा जब डिफरेंट सेक्टर्स में या फिर डिफरेंट कमोडिटीज़ में जो इन्फ्लेशन का रेट होगा सर वो अलग अलग होगा, मतलब स्क्यूड होगा एक तरह से, उसको सर स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया। वो तो हमेशा ही होता है, हर अलग अलग आइटम में अलग अलग इन्फ्लेशन हो सकता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। स्क्यूफ्लेशन क्या है? सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप और इकोनॉमिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा है? सर इकोनॉमिक्स में सर GDP, GNP और फिर से क्लासिकल इकोनॉमिक्स, कीनेसियन इकोनॉमिक्स, उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये सब सर पढ़ा है। अच्छा, जैसे GDP GNP आपने पढ़ा है, जब हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए सर इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाते हैं और उसमें सब्सिडीज सर ऐड करते हैं सर। इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाएंगे, सब्सिडी ऐड करेंगे।
और अगर हमने ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सर डिप्रिसिएशन को सर माइनस करते हैं माइनस, सर। व्हाट इज डिप्रिसिएशन? सर जो वियर और टीयर होता है किसी कैपिटल स्टॉक में सर, उसको सर डिप्रिसिएशन करते हैं सर। वेयर एंड टीयर मतलब? सर जैसे कोई स्टॉक हमने रखा अभी इन्वेंट्री में अपने, कुछ सालों के बाद उसमें सर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कोई मशीन है सर, वो चलते चलते उसमें खराबी होगी तो उसमें उसका जो वैल्यू होगा वो तो कम ही होगा, उसको सर हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। अगर हम इस मशीन का यूज़ करेंगे तभी? नहीं सर, इन्वेंट्री में भी डिप्रिसिएशन हो सकता है सर। इन्वेंट्री जो गुड्स हमारे पास रखी हुई है उनका वैल्यू कम हो सकता है, अगर कुछ साल बाद अगर उनको कोई खरीदा नहीं, रखे रखे, तो उसमें भी सर उसका भी सर डिप्रिसिएशन। तो जैसे आउट ऑफ फैशन हो जाता है कोई सामान, तो क्या उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं? नो सर, उसका एक सिग्निफिकेंट वैल्यू उसका कम हो सकता है, पर उसको पूरी तरह से मतलब डिप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको आपने स्टॉक में रखा है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मतलब आउट ऑफ फैशन हो गया, अब कोई नहीं खरीदा है उसको, क्या उसको डिप्रिसिएशन बोलेंगे? यस सर, डिप्रिसिएशन बोलेंगे। यस सर, उसका वैल्यू तो Sure कम है हो आप? गया। यस सर। आउट ऑफ फैशन हो जाने को डिप्रिसिएशन बोलेंगे। तो अच्छा, अगर उसको डिप्रिसिएशन बोलेंगे तो ये लॉस किसको बोलेंगे? सर लॉस तो सर एक कंपनी के लेवल पे जो मतलब उसका एक्सपेंडिचर हुआ और जो उसका रिवेन्यू हुआ उसको माइनस करने पर लॉस निकालते हैं सर। इकोनॉमी के टर्म्स में डिप्रिसिएशन ही देखते हैं। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से ये डिप्रिसिएशन है, कोई बात नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हुआ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को अगर प्रोड्यूस ना कर रहे होते और उसके बजाय किसी और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इसमें जो समय लग रहा है वो उसके लिए सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया एक तरह से, क्योंकि इसमें हमने अपना पूरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा दिया। बल्कि वही अगर हम उसमें लगाए रहते तो वो मतलब वो जो फैक्टर्स इसमें लग रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया एक तरह से हमारे लिए। ये प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है। यस सर। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कंपनी ए ज्वाइन करता हूँ और कंपनी बी का अपॉर्चुनिटी मैं खो देता हूँ, तो Yes. अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है वो। सर कैन यू रिपीट सर प्लीज? मैं अगर कंपनी ए ज्वाइन कर लेता हूँ Yes, क्योंकि sir. सैलरी ज़्यादा है, यस और कंपनी बी में ज्वाइन नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ पे सैलरी थोड़ा सा कम है, तो मेरे लिए कंपनी बी ज्वाइन ना करना ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है क्या? कंपनी ए ज्वाइन जो मैंने किया सर, है। कंपनी ए ज्वाइन करने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सर कंपनी बी में जो हमारी सैलरी मिल रहा था वो नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या नहीं पहले ये बताइए, क्योंकि आपने बोला कि प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है ऑलवेज। नो सर, प्रोडक्शन तो एज एन एग्जांपल मैंने दिया था सर, लेकिन सर ये किसी भी लाइफ के फील्ड में हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी क्षेत्र हो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें भी सर होगा सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके ठीक है, थैंक यू सर। बीटेक मैकेनिकल, यस। मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी तक जो हमारे यहाँ व्हीकल्स आ रही थी वो व्हीकल्स फॉसिल्स फ्यूल पे चल रही थी, अब हम उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो अगर हम हाइब्रिड कार बनाएं या हाइब्रिड व्हीकल बनाएं और इलेक्ट्रिक कार बनाएं तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? सर इलेक्ट्रिक कार में सर वो तो इलेक्ट्रिक बैटरी से चलेगी, पर हाइब्रिड में सर आईसी इंजन भी रख सकते हैं और साथ में सर उसके मतलब बैटरी भी रखेंगे ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सके सर। दोनों का ज़रा सा और स्पेसिफिक फंक्शन हमको समझाइए कैसे होगा। सर जैसे सर एक मतलब इंटरनल कंबसन इंजन वाली गाड़ी होती है उसमें सर आईसी इंजन होता है, वो सर उसका अपना अलग काम करने का तरीका है। वही क्या तरीका है, आप ये करके तो नहीं बच सकते ना उसका सर अलग तरीका काम? जैसे सर एक जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल है सर, तो वो पेट्रोल पे चलती है तो उसका सर ऑटो साइकिल यूज होता है। उसमें जो मतलब उसका जो अंदर का प्रॉपर्टीज है मतलब काम करने का जो फंक्शन है ऑटो साइकिल उसको कहते हैं सर। जैसे ट्रक में सर डीजल साइकिल यूज होता है, और सर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सर उसमें सर वो अच्छा चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। Yes. मैं मोटरसाइकिल में डीजल इंजन लगा देता हूँ, मान लीजिए उसको हमने साइज छोटा किया और मोटरसाइकिल में लगा दिया, क्या समस्याएं आ सकती हैं? सर एक तो सर डीजल इंजन का सर एफिशिएंसी सर बहुत कम होता है। तो हमारे जैसे पेट्रोल इंजन में मान लें कि 70 किलोमीटर 1 लीटर में हम चला लेते हैं सर, डीजल इंजन में ऐसा नहीं होगा और वेस्टेज होगा फ्यूल का बहुत ज़्यादा। और ऊपर से सर जो मतलब डीजल इंजन है सर उसमें सर हम अगर ज़्यादा लोड देते हैं तो उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है वो सर। पेट्रोल इंजन कम लोड के लिए उपयुक्त है, इसलिए सर वो सर एफिशिएंसी सर उसका कम होगा, थर्मल एफिशिएंसी कम होगा सर।
और नहीं, हम समस्याएं पूछ रहे हैं। अगर समस्याएं नहीं होती तो अभी तक हम क्या करते, छोटी गाड़ी में, टू व्हीलर्स में स्पेशली, हम डीजल इंजन का प्रयोग कर लिए होते, लेकिन अभी तक हमने किया नहीं, जनरली प्रैक्टिकली तो नहीं किया। यस तो क्या कुछ तो चुनौती अभी तक बनी हुई है जिसको ध्यान में रखते हुए हम अभी तक छोटी गाड़ी में, विशेषकर टू व्हीलर्स में, डीजल इंजन का प्रयोग नहीं कर पाए? सर, साइज का मेन इम्पोर्टेंस यहाँ पे होता है, क्योंकि सर हमारी छोटी गाड़ी में सर जब हम नैनो मटेरियल बनाने लगे हैं, साइज़ का इशू नहीं लगता है? सर अभी सर नैनो लेवल पे सर अभी इंजन नहीं, में हम सर- बनाने लगे हैं तो साइज़ तो हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अगर इस पर हम आ जाएंगे नहीं, हमको साइज़ सिंक्रोनाइज करना, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अभी उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सर इंजन के अंदर का टेम्परेचर सर इसमें ज़्यादा चाहिए होता है सर डीजल इंजन में, क्योंकि सर जो कंप्रेशन करते हैं एयर का, उसके बाद फ्यूल डालते हैं, जबकि इसमें सर पेट्रोल इंजन में फ्यूल और एयर एक साथ जाता है, तो इसमें जल्दी स्पार्क होता है, पर उसमें स्पार्क करने में सर ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। अच्छा, अभी हम लोगों क्या वंदे भारत नई ट्रेन आ गई है, यस तो वंदे भारत जो हमारी ट्रेन है उसके डिज़ाइन और मैकेनिज्म में, और जो हमारी पुरानी ट्रेनें हैं जो ट्रेडिशनली आप देख रहे हैं, उसके डिज़ाइन और मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है? सर जैसे ICF कोचेज हमारे पहले होते थे सर, तो उसमें सर एक प्रॉब्लम होती थी कि सर जब ट्रेन में मान लेते हैं सर दुर्भाग्यपूर्ण कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो दो डब्बे होते हैं ट्रेन के सर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे, जबकि मतलब जो वंदे भारत ट्रेन है या LHB कोचेज हैं, उनमें ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि मतलब डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ होते हैं सर इसमें। और सर इसमें सर स्पीड भी हमें ज़्यादा मिलती है। ICF कोचेज सर 120 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम सर मिलते थे हमें, जबकि इसमें सर 160 किलोमीटर पर आवर का स्पीड वंदे भारत ट्रेन में हमें मिल सकती है। और सर अंदर का मतलब जो कस्टमर हैं उनके लिए सर बेहतर इसमें एमिनिटीज़ हैं, तो ये सारे सर इसके अलग फायदे हैं सर। इकोनॉमिक्स आपने रखा हुआ ना ऑप्शनल, सेंटर के द्वारा स्टेट को कुछ जो है अनुदान दिए जाता है, ग्रांट्स दिए जाते हैं, तो कितने प्रकार के ग्रांट्स होते हैं, उसका जैसा नेचर बताइए हमको। सर रिवेन्यू ग्रांट होता है कि जब रिवेन्यू में शॉर्टफॉल होता है सर, और स्पेशल ग्रांट्स भी मिलते हैं सेंटर के द्वारा, वो सर आर्टिकल 282 के तहत मिलते हैं, और रिवेन्यू ग्रांट्स 270 के तहत 275 के तहत सर। अच्छा, तो 75 के तहत जो ग्रांट मिलते हैं, यस सर। उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं क्या? सर एक कंडीशन ये है कि सर उसमें आपका जो रिवेन्यू आ रहा है आपका, उसमें शॉर्टफॉल होना चाहिए। अगर प्रोजेक्टेड शॉर्टफॉल नहीं है तो फिर सर वो रिवेन्यू ग्रांट नहीं मिलते हैं सर। अच्छा, दोनों के रेवेन्यू जो पैसा सेंटर से मिलता है स्टेट को, उसकी कुछ कंडीशन है क्या? सर अभी मुझे ये याद नहीं है सर। अच्छा, जॉबलेस ग्रोथ और जॉब लॉस ग्रोथ, क्या डिफरेंस है? सर जॉबलेस ग्रोथ ये हुआ कि अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है पर ग्रोथ हो रहा है, पर जॉब वो उतनी मतलब अच्छी क्वालिटी की या फिर अच्छे लेवल की जॉब नहीं क्रिएट कर पा रही है, तो सर उसे जॉब ये कैसे हो सकता है कि इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है और वो जॉब क्रिएट नहीं कर रही है? किस कंडीशन में हो सकता है? सर जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ये हो सकता है कि सर इनइक्वालिटी इंक्रीज कर रही हो, जो प्रॉफिट्स कॉर्पोरेट्स को हो रहे हो वो कॉर्पोरेट्स उसको अलग से नई इंडस्ट्री क्रिएट करने में नहीं यूज कर रहे हो, बल्कि अपने प्रॉफिट को खुद अपने पास रख ले रहे हो, तो इससे तो सर एक जॉबलेस ग्रोथ ही इसको कह सकते हैं। जॉब लॉस? सर जॉब लॉस ग्रोथ में सर जैसे इकोनॉमी अगर बढ़ रही है हमारी, तो हो सकता है कि सर कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सर उसमें लोग वहाँ से स्विच करके सर सर्विसेज की ओर जाना चाह रहे हो, लेकिन उनके पास वैसा स्किल नहीं है जिसके कारण वो वहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। इसको सर जॉब लॉस कर सकते हैं, क्योंकि वो बीच में फंसे रह गए ना मैन्युफैक्चरिंग में जा तो इसका ट्रेंड कुछ दिखाई दे रहा है क्या भारत में, जॉबलेस ग्रोथ और जॉब लॉस ग्रोथ का? सर जॉबलेस ग्रोथ का ट्रेंड सर भारत में मतलब रहा है सर, अभी भी सर उसको कह सकते हैं कि अभी भी जॉबलेस ग्रोथ है। और जॉब लॉस का? सर जॉब लॉस है जैसे कोविड के समय हम कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों के सर जॉब गए हैं, मतलब ग्रोथ हमारा था तब भी, लेकिन दिसंबर 2022 तक सर एक रिपोर्ट आया था, उसमें कहा गया कि इंडिया में अभी जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी संख्या सबसे कम है। तो सर वो उस समय मतलब हमारा ग्रोथ तो था ही, पर वो जॉब लॉस ग्रोथ ही था सर। अच्छा, नीड एंड सप्लाई और डिमांड एंड सप्लाई, इसमें क्या डिफरेंस है? सर पहला जो आपने नीड एंड सप्लाई यस सर, और डिमांड एंड सप्लाई, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
सर डिमांड और सप्लाई सर जो एक्चुअल मार्केट कंडीशन में जो सर मतलब जो मांगा जा रहा है और जो उपलब्ध कराया जा रहा है सर मार्केट कंडीशन में सर नीड सर जैसे हमारी नीड बहुत तरह की हो सकती है, पर जो ही नहीं है कि हम वही डिमांड भी मार्केट में जाकर कर रहे हो। नीड सर हमारी सर 4 व्हीकल की भी हो सकती है, पर उतनी आय नहीं होने के कारण हम 4 व्हीकल्स जो ही नहीं है कि मार्केट में 4 व्हीकल्स के लिए डिमांड करने जा रहे हो, क्योंकि हमारे पास उतनी इनकम नहीं है। तो सर ये डिमांड सप्लाई एक्चुअल जिससे कि प्राइस कैलकुलेट होता है, पर नीड एंड सप्लाई सर एक बहुत नॉर्मेटिव कंसेप्ट है जो मतलब पर्सनल प्रेफरेंसेस से भी उसको तय किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, डंपिंग को लेकर के क्या प्राविजन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में? सर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं सर इकोनॉमिक्स के द्वारा, क्योंकि जब सर कोई भी कंट्री अपने होम मार्केट के प्राइस से कम में दूसरे जगह कोई चीज़ को एक्सपोर्ट करती है तो उसको सर डंपिंग कहते हैं। इससे सर वो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की सोच रहती है। तो ऐसे में जो दूसरी कंपनी इकनॉमी है जहाँ पे सर लॉस हो सकता है, क्योंकि वहाँ के जो होम मेड गुड्स हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होगी और जो बाहर से हैं उनकी कम होगी। तो इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लोग लगाते हैं, सरकारें लगाती है, ताकि उनके भी प्राइस बराबर हो सके या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आशीष, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कौन से जनरेशन में हैं अब? हाँ सर हम अभी सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है। IR 4.2 क्या फोकस एरिया है? सर मेनली इसमें से डिजिटलाइजेशन है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप लर्निंग है और मतलब रोबोटिक्स है, ये सब मेकाट्रॉनिक्स सारे इसी में आते हैं सर, है ना, ऑटोमेशन, AI, Yes, sir. रोबोटिक्स, ये और ये काफ़ी बर्निंग टॉपिक है अभी पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, Yes. है ना। गिवन द अपॉर्चुनिटी, अगर आपसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट मांगा जाए तो कौन से सेक्टर्स में आप इसे प्रमोट करना चाहेंगे और कौन से सेक्टर में थोड़ा अभी डिले करना चाहेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव में? सर ऑटोमेशन को मेरे हिसाब से सर अभी सर्विसेज सेक्टर में मैं प्रमोट करना चाहूँगा, क्योंकि सर्विसेज। यस सर, क्योंकि सर क्या रीजंस होंगे आपके प्रमोशन पॉलिसी के? सर इसलिए कि क्योंकि सर सर्विसेज में इंडिया का हमेशा सर एज रहा है एक शुरू से, मतलब जब 1991 के बाद, तो उसमें सर अभी अन्य इकोनॉमीज फिर से एज लेना शुरू कर दिए, क्योंकि जैसे हमने यूएस में देखा कि चैट जीपीटी आ गई, यूके में भी बहुत कम हो रहा है, चाइना में तो सर रहा ही है। तो हम लोग चाहेंगे कि सर्विसेज में जो हमारा एज है वो लॉस्ट ना हो जाए, इसलिए सर्विसेज में ऑटोमेशन को और जब हम सर्विसेज बोलते हैं तो उसका डोमेन बहुत ही बड़ा होता है, बहुत बड़े परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को ये जॉब भी दे रहा है, ठीक है। तो फिर सर्विसेज में किस तरह की सर्विसेज, जैसे आपने एक एग्जांपल अभी चैट जीपीटी का लिया, ठीक है, तो किस तरह की सर्विसेज में आप प्रमोट करना चाहेंगे? सर आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में सर मैं इसका मेनली मैं उसके बारे में सर आपसे आईटी सर्विसेज, यस सर। अच्छा, और सर होटल सर्विसेज में सर उसमें यूज किया जा सकता है सर बिजनेस वहाँ पे आप सर्विसेज। प्रमोट करना चाहेंगे ऑटोमेशन एंड एआई को? यस सर, बिकॉज होटल में सर ऐसे नहीं कि मतलब जो सेकेंडरी लेवल के जॉब्स हैं उनको सर इफेक्ट करने के लिए, बल्कि सर जैसे हम होटल में बुकिंग करना चाह रहे हैं या फिर पता करना चाह रहे हैं कि एक शहर में हम आए तो कितने होटल हैं, इसमें सर मैं ऑटोमेशन यूज़ करना चाहूँगा। जो लोअर लेवल के जॉब्स है उसमें सर ऑटोमेशन नहीं, जैसे रोबोटिक्स यूज़ करने लगे होटल में, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि सर जो मतलब पहला सर इंटरफेस होता है किसी व्यक्ति का होटल के साथ, जो कि सर इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। बुकिंग तो अभी भी हो रही है, ऑनलाइन बुकिंग सर उसमें सर अभी भी सर प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जैसे आपको कैंसिलेशन करना है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई कि आपको होटल में वैसी सुविधाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो आपको फ़ोन से ही बात करना होता है, ऐसा नहीं है कि अभी पूरी तरह से ऑटोमेटिक। और कहाँ पे प्रमोट करना चाहेंगे सर जैसे आईटी में सर मैंने बोला, ठीक है, हाँ हाँ, और किस सेक्टर्स में जहाँ पे आप प्रमोट करना चाहेंगे? सर जैसे बिजनेस सर्विसेज हैं सर, फिनेंशियल सर्विसेज हैं, इसमें भी सर मैं प्रमोट करना चाहूँगा। जैसे लोन लेना है किसी व्यक्ति को सर, तो अभी इंडिया में सर कैपिटल की कमी है, क्योंकि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो उसमें ठीक है। और कोई सेक्टर जहाँ प्रमोशन को आप फेवर करते हैं? सर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी सर मैं मतलब हायर लेवल पर करना चाहूँगा, लोअर लेवल पे नहीं, क्योंकि जो उससे बहुत जॉब इफेक्ट हो सकते हैं। हायर लेवल पे जैसे सर कोई कार की सर इंडस्ट्री है सर, उसमें जैसे मतलब फिटिंग करना है सर कंपोनेंट्स को किसी कार में, इनमें सर मैं ज़्यादा प्रमोट करना चाहूँगा। और कहाँ पे आप अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहेंगे, किन सेक्टर? सर वेट एंड वॉच सर मैं एमएसएमई सेक्टर में करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जॉब हमारी इकोनॉमी को देता है। और सर लोअर लेवल स्किल जॉब्स में जैसे
बैंकिंग हो गए सर, उसमें भी हमारे बहुत लोग एम्प्लॉयड होते हैं, तो इनमें सर मैं चाहूँगा कि अभी मतलब ज़्यादा ऑटोमेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिसेंटली सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, यस है ना? क्या मेजर फीचर्स हैं उसके? सर, सेकेंड क्वार्टर में तो 7.6% का ग्रोथ रहा है सर, ईयर ऑन ईयर। और मतलब जो भी सर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि इंडियन इकोनॉमी में मतलब ग्रोथ सर स्लो डाउन होगा, वैसे सर अभी देखने को नहीं ठीक है, मिला ये एक्सपेक्टेड, जो भी एक्सपेक्टेड ट्रेंड था उससे ज़्यादा है या कम है या बिल्कुल वहीं पे है? सर, उससे ज़्यादा है सर। ज़्यादा है, क्यों? फैक्टर्स क्या सर हैं क्योंकि इसके? सर एक सर जो था माहौल था कि सर दुनिया की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है। मेजर कंट्रीब्यूशंस किन किन सेक्टर्स का है ये 7.6 को अचीव करने में? सर मेजर कंट्रीब्यूशन सर मैन्युफैक्चरिंग का रहा है सर। लगभग क्या है उनका ग्रोथ रेट? सर ग्रोथ रेट अभी सर मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, और किन का है? सर सर्विसेज सेक्टर का है सर। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज Yes. सेक्टर का। तो इस ग्रोथ के बाद कुछ जो रेटिंग एजेंसीज हैं या इकोनॉमिक आउटलुक एजेंसीज हैं, इवन आईएमएफ ने भी क्या आउटलुक दिया है इंडियन इकोनॉमी के लिए इस फाइनेंशियल Sir- ईयर और कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए भी? इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सर आईएमएफ ने 6.8% का सर ग्रोथ दिया है सर। अच्छा, और आउटलुक क्या दिया है? सर आउटलुक दिया है सर कि ग्रोथ तो सर इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी अभी वर्ल्ड की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये भी कहा है कि सर वो अपना डेप्ट को देखे, क्योंकि डेप्ट सर उसका 100% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा भी हो सकता है सर आने वाले समय में। अभी क्या परसेंटेज है एज पर सर अभी आईएमएफ? सर 82% के अप्रॉक्स में है सर। लास्ट 20 ईयर्स में ये कितना चेंज हुआ है ये परसेंटेज? सर पहले सर 60 से 70 के बीच में रहा करता था। श्योर सर है आप? जो आईएमएफ ने अभी रिपोर्ट दी है उसमें श्योर है? बिकॉज वहाँ पे ट्रेंड दिया क्या है? सर वो मैंने नहीं पढ़ा, पर मैंने अलग से जो पढ़ा है सर उसके हिसाब से मैं बोल रहा था कि पहले सर 60s के आसपास रहती थी, अब सर 82, क्योंकि कोविड के बाद सरकार ने बहुत बोरिंग भी किया सर, उसके कारण ये थोड़ा जंप ले लिया सर। ओके सर, थैंक यू। आशीष, आपका 11 तारीख को है? यस सर, थैंक यू सर। You're a very good candidate. Very good candidate. कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपका इकोनॉमिक्स लिया है और आपका इकोनॉमिक्स में ओवरऑल नॉलेज है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपने ठीक ठाक पढ़ा भी है, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्शन पे नेम डिस्ट्रिक्ट ये मेंशन मत करना, ठीक है। और ये सब देख लेना, ग्रांट वगैरह जो भी है इसका टोटल जो पार्ट है, ये पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों को साथ लेके देखना। आपने पॉलिटी में भी पढ़ा है ना, तो Yes, हो वो सकता है finance commission में। हाँ, तो वो सब चीज़ें एक साथ कंबाइन करके देख लेना आप, है ना। जॉबलेस ग्रोथ एंड जॉब लॉस ग्रोथ और थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए यहाँ पे। नीड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे तो आपने मार्केट इकोनॉमी बोला है, बट नीड एंड सप्लाई इज़ जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, जो सोशलिस्टिक पैटर्न में जब हम चलते हैं तो उस समय नीड को फोकस करके पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसमें डिमांड के हिसाब से नहीं बनाते हैं, है ना। जो आपने पॉलिटी में भी पढ़ा है, यस सर, है वेलफेयर ना। इकोनॉमिक्स में। हाँ, तो हमने जो जब हम 39B एंड 39C का बात करते हैं, यस है ना, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, उस जगह पे बीइंग अ सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, हम लोग कई बार लोगों के जो नीड है उसको वो करता है और वो नीड बेस्ड पॉलिसीज़ बनाते हैं, यस जो बाद में जाके राइट्स बेस्ड पॉलिसीज़ में कन्वर्ट हो गया। ये एरिया थोड़ा सा आपका वीक रहा है, अदरवाइज ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका अच्छा है। बट इधर सर के वहाँ पे IMF, वर्ल्ड बैंक के जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, जब आप डेटा पर्टिकुलरली आप कोट कर रहे हैं, है ना, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि गलत डेटा कोट ना हो, अदरवाइज ठीक है परफॉर्मेंस, ठीक है। एक दो चीज़ का ध्यान रखिएगा आशीष, कभी कभी आपका आंसर जो है ना वो थोड़ा सा स्कैटर्ड हो रहा है ना, उसे आप प्रिसाइज करेंगे, है ना। जैसे जो ऑटोमेशन वाला क्वेश्चन था, आपको सीधे सीधे 1 2 3 4 पॉइंट्स बोल देने थे, सर इस सेक्टर्स में मैं प्रमोट करूंगा और यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा, सीधा हो गया, है ना। आप बहुत लेट से वहाँ तक आए, है ना। वही चीज़ फिर Q2 और IMF वाला जो आपने वो जो रीडिंग आपने बताई 81 82 वो नहीं है ना, वहाँ पे आप देख लीजिएगा उसको, है ना। और उसमें सारा जो तो मेरा पॉइंट ये था कि प्रिसाइज होना चाहिए आंसर,
बिकॉज बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है, हम वो वर्ड्स बोलें जिससे कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कॉन्वे हो, एग्जाम्पल्स और इसमें जाने अगर वो बोले तो, है ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक दो बातें हैं बस छोटी सी। अब बार बार यहाँ से मैंने देखा गेट से आकर चेयर तक बैठने तक 3 बार आपने कोट सही किए। मत करिए, ये दिखाता है कि आप थोड़ा सा ना नर्वस हैं उस दौरान। थे कुछ थे भी सर नर्वस ऑब्वियसली सर हाँ, थोड़ा। तो इसी वजह से बार बार आप कोट सही कर रहे थे। मत करिएगा, चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लाइए, कोई बहुत बड़ा शोक सभा में नहीं बैठे हैं। एंजॉय करिएगा, इसको एंजॉय करिएगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। थोड़ी सी उसके और तीसरी चीज़ ना, कई बार जब आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है तो आपका जो वॉइस स्पीड है ना वो एक्सीलरेट कर जा रही है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैनेज करना है। Yes. थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर लीजिए, अदरवाइज ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। सर ये मतलब ये बंद कर सकते हैं क्योंकि आप जब आना बंद करके आना, एक ऊपर वाली टाई जो कॉमन बटन होती है उसको बंद कर लेना, ठीक है ना। जब बैठने जाना खोल लेना, खोल के बैठ जाओ आप आराम से। जब जाने लगना तो फिर बंद कर लेना, दैट इज द एटिकेट। Yes. ठीक है, थैंक यू। ओके बेस्ट ऑफ लक। सर वॉइस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऑडिबिलिटी नहीं, ऑडिबल का कोई इशू नहीं है। स्ट्रेस वगैरह नहीं तो आप जल्दी से उस बात को खत्म करना चाहते हो, इसलिए जल्दी जल्दी बोल के निकल लो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था, जो सर ने अभी पॉइंट आउट किया, आपकी वॉइस जो है वो स्पीड कभी कभी हाई हो रही थी लेकिन एनर्जी नहीं रिफ्लेक्ट हो रही हाँ, थी, है ना। हमें क्या करना है कि स्पीड को थोड़ा कम करना है और एनर्जी ज़्यादा लानी है ना। अभी थोड़ा सा बुझा हुआ सा साउंड आ रहा था और वही प्रेशर में आप वो स्पीड हाई हो रही थी। आप देख लीजिएगा वीडियो में तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एनर्जेटिक हमें, आप तो बहुत यूथफुल हैं अभी, वो एनर्जी आनी चाहिए थी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।